ऑफ यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग ऑफ क्लास 7 चैप्टर 3। सी, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे डेटा, डेटा क्या होता है आप सबको पता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, अपनी जो 6th क्लास में होंगे तब भी आपने पढ़ा था। बेसिकली डेटा जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, कुछ भी, जैसे आज का वेदर क्या है वो एक आपका होगी कि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, आपके मार्क्स कितने क्लास में आए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कलेक्ट करते हैं। सो कलेक्ट वर्ड आने से क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हमें डेटा मिलता है तो उसका फिर हम क्या कहते हैं, कलेक्शन करते हैं। ऑब्वियसली कलेक्शन करने के बाद फिर उस डेटा क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। नाउ ऑर्गेनाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग जो डेटा है अगर वो किसी और को समझ आना चाहिए तो उसके लिए आप उसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि उसे कोई भी देखे तो उसको ईजिली समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी क्लास टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा आप सारे बच्चों के जो डेटाज होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज्ड होते हैं। जैसे रोल नंबर होता है फर्स्ट कॉलम, देन योर नेम इज़ देयर, ठीक है, देन डेट वाइज आपकी अटेंडेंस वहाँ पे लगती है। तो इस तरीके से आपको पता होता है कि किस दिन कौन सा बच्चा एब्सेंट था, बहुत ही ईजिली हम उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा का। ऑब्वियसली जब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया तो जो टेबुलर फॉर्म में आपकी अटेंडेंस शीट आपने देखी है तो उसको बेसिकली क्या किया गया है, रिप्रेजेंट ही तो किया गया है। तो हम डेटा को आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। जैसे आप इस क्लास में पढ़ेंगे बार ग्राफ्स, बार ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और आप पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। और हम बहुत सारे फॉर्म में कर सकते हैं, इसके और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम होता है जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, और आपने इससे पहले पिक्टोग्राम ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा। पिक्टोरियल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने टेली मार्क टेबल भी यूज़ किया है, ठीक है, पाई चार्ट भी होता है। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ इस क्लास में, ठीक है। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ होती है जो हमें फाइंड करनी होती है, जैसे मीन, रेंज, मोड, मीडियन। बहुत ही इजी है ये फाइंड करना। अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सो ऑब्वियसली डेटा को आपने कलेक्ट किया, तो कलेक्ट किस तरीके से करेंगे, जैसे आपने देखा होगा टेम्परेचर ऑफ योर सिटीज़, किस तरीके से मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है टेम्परेचर, तो इस तरीके से टेबल शो कर रहा है। यू कैन सी द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006, यहाँ पे स्कोर दिए गए हैं टीम्स के, ठीक है। देन यू कैन सी द डेटा शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन अ क्लास, आपकी क्लास में वीकली कितने बच्चे एब्सेंट हुए, जैसे यहाँ पे एक बच्चा एक साइन रिप्रेजेंट करे, यानी कि मंडे को 3 बच्चे एब्सेंट हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देन यू कैन सी द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ हिंदी टेस्ट ऑफ 10 मार्क, तो कितने आए हैं बच्चों के आउट ऑफ 10, इतने मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के। तो इस तरीके से डेटा को क्या किया हमने, एक कलेक्ट किया है, इसको फिर हम क्या करते। सो नाउ वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा। ऑर्गेनाइज कैसे करते अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में डेटा है, इसको वी कैन शो बार ग्राफ फॉर दिस, ओके। वी कैन शो डबल बार ग्राफ बेसिकली व्हेन वी हैव 2 डेटास, 2 डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं डबल बार ग्राफ। अगर नॉर्मली हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली तो वी यूज़ बार ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमें कंपेयर नहीं करना। दे आर 1 to 10 रोल नंबर्स आर देयर, आउट ऑफ 50 मार्क्स आर देयर, तो आप यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हो। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे 2 क्लासेस, सपोज ये सेक्शन ए है आपका और आपके पास सेक्शन बी वाली क्लास होती है, और आपको कंपेयर करना है कि किस सेक्शन का परफॉर्मेंस बेटर है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा और दिस इंफॉर्मेशन, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ऑल अबाउट डेटा। नाउ इट्स पॉइंट टू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या होती है, तो वही वैल्यूज़ होती है जो हम फाइंड करेंगे, जो बेसिकली एक तरीके ये एवरेज होता है जो हम हाईएस्ट और लोएस्ट के बिटवीन में फाइंड करते हैं। आपने ये एवरेज वर्ड भी सुना हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम कोई वैल्यू फाइंड करते हैं वो बेसिकली आपका एवरेज होता है, ठीक है। अब वो वैल्यूज़ क्या होती है, यू कैन फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू डिस्क्राइब इट। हम क्या करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये देखिए, मीन इज जस्ट द एवरेज ऑफ द नंबर्स एंड इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। Average means suppose you have 2 numbers, जैसे मैंने बोला 2 and 3, and I want to find the average of these 2 numbers. So basically what you will do, you will add 2 numbers, sum of all observation, मतलब हमारे पास 2 ही नंबर है, so 2 plus 3 upon number of observation, कितने numbers हैं, 2 ही नंबर हैं, so 5 upon 2, so you can write
2.5, तो ये आपका क्या आ गया, मीन। तो मीन इज बेसिकली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन योर क्लास दे आर 30 स्टूडेंट्स, ओके, and you want to find the average of the marks that you got in this periodic test, okay, तो यानी कि 30 बच्चों के मार्क्स है, तो ऑब्वियसली आप उस सारे मार्क्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल कितने बच्चे, 30 बच्चे हैं, तो सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, अरिथमेटिक मीन। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। नाउ इट्स पॉइंट टू रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज का बहुत सिंपल डेफिनेशन है दैट इट्स अ सेट ऑफ डेटा डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ दिस सेट। यानी कि रेंज कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वैल्यूज है 13, 6, 9, 21, 25, इस तरीके की वैल्यूज़ है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इज 25, सो 25 आप क्या फाइंड कर रहे हैं, रेंज फाइंड कर रहे हैं। सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, लोएस्ट इज वो 6, सो व्हाट यू विल गेट हेयर 19, तो यहाँ पे आपका 19 इज व्हाट, रेंज ऑफ द डेटा, मीन्स हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोड इज द टर्म यू कैन से, और द नंबर जो बहुत टाइम्स रिपीट होता है। जैसे द मोड इज सिंपली द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन, जो बार बार आता है। जैसे आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल मार्क्स आए हैं 25 आउट ऑफ 40, ठीक है, 31, 14, अगेन 31, मीन्स आप ये सोचो कि 31 क्या पता बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो यू कैन से कि 31 क्या हुआ, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है नंबर, यानी कि 31 ही अब तक सिर्फ रिपीट हुआ है, सो 31 विल बी द मोड ऑफ दिस डेटा, ठीक है। तो जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वो होता है मोड ऑफ द डेटा। देन मीडियन बेसिकली द मिडल वैल्यू, बहुत ही सिंपल मतलब इसका। आपके पास अगर डेटा है तो उसकी जो मिडल वैल्यू होती है वो होती है मीडियन। बट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी डेटा हमेशा या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। पहले आपको अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है और फिर उसके बाद उसके मिडल वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखा है, ये देखिए, डेफिनेशन इज दैट median is also a form of representative value. It refers to the value which lies in the middle of the data with half of the observation above and the other half below. बहुत ईजी है। तो मैंने इसका फर्स्ट यहाँ पे स्टेप क्या बताया कि आपको पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद आपको उसकी मिडिल वैल्यू बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डेटा आपके पास ऐसे है 4, 7, 2, 5, 3, 1, ठीक है, और यू कैन टेक वन मोर नंबर। तो अब देखो ये किसी भी फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो लेट्स अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ओके, देन 7 एंड 9। अब मिडिल वैल्यू क्या है इसकी, 4 है, सो 4 विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप आपको मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज ये सारी वैल्यूज़ आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड दिस 4 थिंग्स, रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज रेंज। रेंज के लिए वी नो द फॉर्मूला। टू फाइंड रेंज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके, सो let's see the highest one. You can see the highest will be 42 here and the lowest is 17. अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो बहुत ही सिंपल थिंग है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, बिकॉज वी नीड असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड मीडियन एंड मोड। ओके, तो हमें उसके लिए चाहिए ये, तो लेट्स अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो जाएगा 17, 18, 23, 25, 29, 31, 35, again it's 35, again it's 35, then 37, 38 and 42, ठीक है। तो हमने इसे असेंडिंग में अरेंज कर लिया। अब डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी आपको अरेंज करना है। सो अब आप देखो आसानी से दिख रहा है कि हाईएस्ट इसमें वैल्यू क्या है, हाईएस्ट इज 42 एंड लोएस्ट इज 17। सो 42 माइनस 17 आपको क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 35,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको so the highest value is, you can see here, the highest is 42 and lowest is 17. So after subtraction you will get 25. So 25 इसका range आ गया. Now B1 mean find करना है, तो mean का formula we know that sum of all observation upon नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अब सारे सम इनको ऐड करेंगे, मीन्स 31 प्लस 37 जो भी आपके यहाँ पे डेटा है आप इन सबको ऐड करेंगे, 35 38 सो ऑन, इस तरीके से लिखना है आपको टिल 29 ऐड करना है। एंड आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 12 से। सो व्हाट यू विल गेट हियर 365 अपॉन 12, तो ये आपका आ जाएगा मीन। सो मीन कितना इजी है निकालना, सिंपली सारे डेटास को ऐड करिए और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करिए। तो आप इस तरीके से भी इसको आंसर रख सकते हैं अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो, ठीक है। नाउ मीडियन, मीडियन ऑब्वियसली मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपकी 12 वैल्यूज़ हैं, 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपके जो मिडिल में दो वैल्यू आएंगे, एक तो 31 आ रहा है और एक 35 आ रहा है। तो अब इनकी कैसे हम निकालेंगे मीडियन, तो क्या करेंगे, जो दो मिडिल वैल्यू आ रही है 31 और 35, इनका एवरेज निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे। अगर सिंपली आपके ऑड नंबर ऑफ डेटा, जैसे यहाँ पे अगर 11 होता तो बहुत ही ईजिली आपको मिडिल वैल्यू मिल जाती, बट जब इवन नंबर ऑफ डेटाज है यानी आपको मिडिल वैल्यू 2 मिलेगी, तो उन दो को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकालिए। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया 66 अपॉन 2, ओके, आफ्टर एडिंग। तो इसका आंसर 33 आ जाएगा, मीन्स 33 क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। नाउ मोड, ऑब्वियसली जो मोस्ट ऑफन है, जो रिपीट हुआ, यानी कि 35 देखिए 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा 35। तो बहुत इजी है आपका रेंज, मीन, मीडियन, मोड निकालना। इसी तरीके से आपको डेटास को देखना है। मीडियन और मोड के लिए आप इसे असेंडिंग में ज़रूर अरेंज करें, तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा आंसर, ओके। नाउ यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विथ डिफरेंट पर्पस। अब बार ग्राफ्स को किस तरीके से और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी डेटा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, बार ग्राफ इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। मतलब बेसिकली जो आप बार्स यूज़ करते हो उसकी विड्थ क्या होती है, सेम होनी चाहिए, और उनके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए। जो हम ग्राफ यूज़ करते हैं तो ग्राफ में हम इसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं, जैसे दिस विड्थ इज सेम, सबके सेम है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 बार्स आर ऑल्सो सेम, ये भी सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं कि सारे अलग होने चाहिए, आपका एक स्केल प्रॉपर होना चाहिए। देन इट्स कम टू, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, आपको ये सब लिखना होता है, एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, आप ये सब जानते हो, आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन यू हैव टू राइट द स्केल ऑल्सो। स्केल कैसे है, 0 to 10 मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेम ऑफ द एक्सिस, वाई एक्सिस का नेम इज़ व्हाट, यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, और यहाँ पे नेम क्या जाए, यहाँ पे कलर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सिस के नेम, स्केल और आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही नीटली होना चाहिए, तो आपके फुल मार्क्स आते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ को शो कर सकते हो सिंपली यूजिंग बार्स, इसलिए इसका नाम बार ग्राफ है, ठीक है। इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको ज़रूर ट्राई करिए। ना इसके कुछ क्वेश्चन से मैं आपको बताती हूँ, इसके आंसर सी। जो अभी हमने ग्राफ देखा है, विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रिफर्ड। अब आप देखिए जिसकी स्केल हाई होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे हाई, ऑलमोस्ट 55, यानी कि ब्लू क्या है, मोस्ट प्रिफर्ड कलर है, और लीस्ट में क्या आ जाएगा, ग्रीन। ग्रीन क्या है, सबसे लीस्ट है। नाउ हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, यू कैन काउंट 5 कलर्स आर देयर, एंड व्हाट आर दे, सो यू कैन नेम इट, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं। सो नाउ द पॉइंट इज डबल बार ग्राफ क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, डबल बार ग्राफ वी यूज टू कंपेयर 2 कलेक्शन ऑफ डेटाज एट अ ग्लांस, मीन्स बेसिकली वी यूज ओनली 1 ग्राफ टू शो दिस
collection of data. Okay, so we use double bar graph. Simple. So here is a graph. You can see this graph. There are two cities. यहाँ पे दो सिटी आपके दिए गए हैं and the number of hours are there sunshine का, ठीक है, कि कितनी देर तक सन की रेज आई हैं और क्या कैसा रहा है. तो दो सिटीज़ का फॉर ईयर सारा कुछ दिया हुआ. तो यू कैन सी ये पूरा आपका ईयर वाला चार्ट है. मंथ यू कैन से, इसका नाम हम मंथ रख सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, ठीक है. So we can see here, you can see the scale also. 1 unit is equals to what? 1 hour of sunshine. because यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं, लेकिन देखो एक ये पूरा यूनिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 hour ऑफ सनशाइन दिया गया, ठीक है. 2 देन दिस विल बी 3 4. जब आप ग्राफ यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही क्लियर वहाँ पे बॉक्सेस दिखते हैं कि किस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी कंपेयर हो रहा है. यू कैन सी जैसे अप्रैल में यहाँ पे कंपेयर आप देख सकते हो. यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट सिटी है मार्गेट का, वहाँ पे 4 है और नेक्स्ट जो है अपडीन का दैट इज़ 6. तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो डबल बार ग्राफ यूज़ करके दो डिफरेंट डेटास को. बस इसका यही कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अपनी क्लास का आप ले सकते हो. आपकी क्लास में ही जैसे आप अपने हिंदी के मार्क्स, ठीक है, और इंग्लिश के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हो ऑफ योर 30 स्टूडेंट्स. जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के आप लिखिए और कंपेयर करिए किस बच्चे के हिंदी में अच्छे आए हैं, किस बच्चे के इंग्लिश में अच्छे आए हैं. तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज़ लेके डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, चलिए इसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग दैट गिवन बिलो इज द डेटा शोइंग द फेवरेट फास्ट फूड ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 5th. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. ओके, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें आपको स्केल चूज़ करना है. चूज़ अ स्केल, आपको स्केल चूज़ करना इज़ मस्ट, तभी आपको बहुत ईजिली ड्रॉ करना आएगा. अब यू कैन सी द फास्ट फूड हमें कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली ग्राफ लेंगे हम कुछ इस तरीके का, ठीक है. ऐसा ग्राफ होता है आपका. अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सपोज़ ये आपने चूज़ किया है वाई एक्सिस, ठीक है, और आप इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो बॉयज़ को, दिस इज़, और मैं ये एक्सिस चूज़ कर रही हूँ टू रिप्रेजेंट. आप यहाँ पे स्केल एंड पेंसिल ज़रूर यूज़ करें, ओके. स्केल एंड पेंसिल, उसी से आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करें नीटली. डोंट यूज़ योर पेंस. ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है. दिस इज़ योर 0. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो फास्ट फूड के नेम होंगे, ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे. और यहाँ पे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है. नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है. तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ यू कैन सी स्केल. अब फास्ट फूड का ऑब्वियसली आप सिंपली नेम लिखेंगे. अब स्केल यहाँ पे देखिए 25 40, तो ये लग रहा है ना 5 की टेबल है. सो वी कैन टेक 0 5 10 15. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से आप यहाँ पे स्केल ले रहे हो. या तो ये 2 की टेबल है वो ईजी है लेना, या 10 के मल्टीपल्स लेना ईजी है, 5 के मल्टीपल्स. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स ईजी है. टिल 45 हमें चाहिए. सो 30, यू कैन सी 35 40 और 45. इस तरीके से ये स्केल आपका पूरा जाएगा, ठीक है. आप यहाँ पे ऐसा ग्राफ ले सकते हो. नाउ फर्स्ट यू कैन सी फॉर पिज़्ज़ा 25 बॉयज़ है और गर्ल्स के लिए 30 है. सो अगर मैं पिज़्ज़ा के लिए ड्रॉ करूँ तो 25 ये है बॉयज़ के लिए 25, ठीक है. अब जैसे मैंने स्केल नहीं यूज़ किया तो आपको यहाँ पे स्केल यूज़ करना ताकि वो प्रॉपर दिखे. और गर्ल्स के लिए क्या है 30, ठीक है. तो जब आप कंपेयर करते हो तो उन दोनों बार्स में गैप नहीं होना चाहिए. तो ये दोनों बार साथ में है क्योंकि ये पिज़्ज़ा का शो कर रहा है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो या तो आप यहाँ पे एज बॉय एंड गर्ल शो कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो अपने स्केल पे यहाँ पे बनाओगे रफली दैट यू आर शोइंग बी फॉर नंबर ऑफ बॉयज़ एंड यू आर शोइंग जी फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है. आप इस तरीके से बना सकते हो, या आप कोई साइन यूज़, जैसे आपने एक को शेड कर दिया और एक को शेड मत करिए, तो आप फिर स्केल में क्या शो करेंगे कि आपने एक जो शेड किया है दैट इज़ बॉय एंड जो आपने शेड नहीं किया है दैट इज़ गर्ल्स. जैसे आपने SST के मैप्स में करते हो सेम वैसे यहाँ पे करना, ठीक है. नाउ लीव 1 स्पेस, यहाँ पे एक बार का लिए स्पेस रखिए. देन नूडल्स का टाइम आया. अब यू कैन सी नूडल्स में वी कैन सी दैट 40 बॉयज़ एंड 35 गर्ल्स है. सो यू कैन सी 40 कुछ यहाँ पे आएगा बॉयज़ के लिए एंड 35 गर्ल्स के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो बस इस तरीके से आप सारे बार्स बनाएंगे और कंपेयर करेंगे पिज़्ज़ा, नूडल्स, पास्ता, बर्गर्स में किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स का स्केल बना है. सो आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना समझ आ गया होगा. इसमें इंपॉर्टेंट है स्केल चूज़ करना, स्केल लिखना और एक्सिस के नेम लिखना इज़ मस्ट, ठीक है. ऑलवेज यूज स्केल एंड पेंसिल टू ड्रॉ योर ग्राफ. Now the last topic of this chapter is chance and probability.
चांसेस क्या होते हैं? आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुने होंगे दैट द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। क्या ये हो सकता है? कभी वेस्ट से आ सकता है? चांसेस है, तो ये चांस की बात है। एंड आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाई, क्या ये हो सकता है? इफ़ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड विल ऑल्सो बी लार्जर। इफ़ यू टेक अ सर्कल विथ लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल ऑल्सो बी लार्जर, ऑब्वियसली हो सकता है। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। तो जैसे आज का वेदर कैसा है, आज बारिश होगी नहीं होगी, तो ये सब क्या होते हैं, एक आप सोचते हो, प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होती है, संभावना होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, श्योरिटी नहीं होती। तो हम मैथ्स में कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सो जैसे आपने अपनी लाइफ में सिचुएशंस देखी कि दे आर सिचुएशंस इन लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन, होता है, एंड सम आर इम्पॉसिबल, कुछ नहीं भी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है होना, एंड सम दैट मे और मे नॉट हैपन, या हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो तो होती ही होती, जैसे सन है जो ईस्ट से हमेशा राइज होता ही होता है। इम्पॉसिबल चीज़ जैसे आपके एग्ज़ाम ऐसा हो सकता है कि ना हो सकता है, बट ये बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। मे और मे नॉट हैपन, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें आपको श्योरिटी नहीं होती, चांसेस ऑफ हैपनिंग होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। नाउ इट्स पॉइंट व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, बेसिकली हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा भी एग्जाम्पल कॉइन का लिया है। वी नो द कॉइन, व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन यू विल गेट आइदर हेड और टेल, ये दो कंडीशन है। अगर मैं आपसे पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आप टॉस कर तो दो ही तो कंडीशन है, या तो हेड या तो टेल आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिखूँ, जो मेरे पॉसिबल आउटकम्स इसको हम कहते हैं, जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे दैट विल बी ओनली 2 ना, दो ही तो आ सकते हैं। और हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही तो है, एक ही बार तो हेड आएगा, ठीक है। सो अगर आपको इसमें प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंड करनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, दैट नंबर ऑफ आउटकम्स, जो भी आपके आउटकम्स आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, बहुत ही इजी है। अब जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं हेड के लिए निकाल रही हूँ। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो आउटकम्स वहाँ एक ही बार हेड आ सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 2, या तो हेड या तो टेल, ये दो चीज़ें आएंगी, यानी कि 2। तो क्या आ गया, 1/2 क्या हो जाएगी हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और इसको आप अगर डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हो तो आप 0.5 लिख सकते हैं। तो इससे आपको दो चीज़ें यहाँ से आइडिया मिलती कि प्रोबेबिलिटी हमेशा बिटवीन 0 और 1 के बीच में ही आएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर किसी की 0 प्रोबेबिलिटी है तो मतलब वो नॉट पॉसिबल आउटकम है, और अगर 1 है तो मतलब वो होगा ही होगा, वो हैपेंड प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इसका आंसर ऐसे आता है। सेम क्वेश्चन में अगर मैं टेल का पूछूं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये भी 1/2, बिकॉज टेल भी 1 टाइम ही आएगा एंड द टोटल आउटकम्स विल बी 2 ओनली, ठीक है। और अगर मैं आपको डाइस के लिए पूछूं, जैसे डाई में क्या होते हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मीन्स उसमें जो नंबर होते हैं वो 1 to 6 होते हैं। और आपसे मैं पूछूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 तो एक ही बार आएगा ना, और टोटल क्या है 6, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं 2 आने की पूछूं तो दैट विल बी 1/6, क्योंकि वो 2 एक बार में आएगा और टोटल आउटकम्स कितने होंगे उसके, 6 होंगे। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 ही मैंने लिया एनसीईआरटी बुक का, टेल वेदर द फॉलोइंग इज अ सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। जैसे यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, ऑब्वियसली ये तो होता ही है, हैपन ऐसे होता है, अभी आप ऑब्वियसली ओल्डर हो जो आप पहले थे, तो ये क्या होगा, होता है ऐसा। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, यस ये भी होगा। अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप 8 ऑन टॉप, 8 तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, 1 to 6 तो नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, हो सकता है, ठीक है। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है बट हम इसमें श्योर नहीं हैं, हम बोल रहे हैं कि कल क्लाउडी डे होगा बट वी आर नॉट श्योर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी सर्टेनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
Now question number 2, there are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. Okay, 6 marbles हैं. So what is the probability of drawing a marble with number 2? तो 1 to 6 यानी कि टोटल कितने हैं, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ 2 मार्बल, यानी कि वो तो एक ही आएगा ना, तो 2 तो एक ही बार आएगा, लेकिन टोटल कितने मार्बल्स हैं, 6, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. सो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आप फाइंड कर रहे हो अपॉन टोटल, यानी कि टोटल 6 है और आपको फाइंड किसकी करनी है, 2 की, 2 एक ही बार आएगा. उसी तरीके से आप व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन मार्बल विथ नंबर 5, तो 5 भी क्या होगा, एक ही बार आएगा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे. नाउ अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम. ये तो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल आपने हर मैच में देखा होगा, टॉस होता है हेड एंड टेल के लिए. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, ऑब्वियसली 50 होगा, 1/2, दो ही चांस है, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर हेड आया यानी कि 1, एक ही चीज़ आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, यानी कि 1/2 चांसेस है आपके जीतने का और 1/2 आपके अपोजिट टीम के जीतने का. तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं. ये इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैंने डेटा हैंडलिंग का पूरा चैप्टर कवर किया. बेसिकली हमने डेटा को कैसे हैंडल करना होता है वही हमने सीखा है. सो आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा. कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.